जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते हुए धीरे 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 आप आगे चल रहे होंगे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा जहांगीर। जहांगीर जो कि साथी अकबर की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठा, यानी कि आपका 1605 में वो गद्दी पर बैठा और 1605 से लेकर के आपका 1627 तक वो गद्दी पर रहा। ठीक है, हमने आपको बताया था अकबर की जो डेथ हुई थी वो हुई थी आपका अक्टूबर में, यानी कि 25 अक्टूबर को। और मैंने कहा था 3 अक्टूबर को वो बीमार हुआ था। तो उसकी मृत्यु जब 25 अक्टूबर को हुई तो उससे 3 दिन पहले ही उसने अपनी पगड़ी उतार करके जहांगीर को दे दी। यानी कि 22 अक्टूबर वो डेट थी 1605 में, जब उसने अपनी पगड़ी उतार करके जहांगीर को दे दी कि भाई अब जहांगीर जो है वो गद्दी पर होगा। तो आज की क्लास में हमें उसी जहांगीर को समझना है। और कल की क्लास का एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि अकबर आप लोग सब जानते हैं कि उसका 49 वर्षों का सबसे बड़ा शासन रहा। या यूँ समझिए कि जहांगीर इतना परेशान हो गया था कि यार ये गद्दी से हटने का ही नाम नहीं ले रहा है। 49 वर्ष बहुत लंबा शासन है। और जो लोग अपना आपको उत्तराधिकारी समझते थे कि हम गद्दी पर हो सकते हैं, तो वो ये समझ रहे थे कि यार ये गद्दी से हटने का ही नाम नहीं लेता। इतने वर्ष हो गए, पता नहीं कब तक जिएगा, ऐसी स्थिति आ जाती होगी उस समय। तो आप जानती हैं, लोग आपका सिंहासन पाने के लिए कोई ऐसा संबंध भी अपना उसको वरीयता नहीं देते थे, इग्नोर कर देते थे, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो। हम पढ़ते ही आ रहे हैं इतिहास में। तो कहते हैं इतनी लंबी जो अगर कहें उसका शासन रहा, तो अन्य उत्तराधिकारियों के भी अंदर विद्रोह की एक भावना आई। तो फाइनली बात यह है कि आपका सलीम गद्दी पर आया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मैंने कहा था आपसे, कितने लोग बता सकते हैं मुझे कि अकबर की पत्नी जो कि आमेर 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 की राजकुमारी थी, उनका क्या नाम था, एक बार बताएंगे। क्योंकि उन्हीं दोनों से आपका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको हम जहांगीर या सलीम आज पढ़ने वाले हैं। और साथ में दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आप सबने कहा जोधाबाई, तो जोधाबाई को क्या टाइटल दिया गया था, मुझे बताइए। मुगलियत के द्वारा क्या टाइटल दिया गया था? तो उनको उपाधि दी गई थी मरियम उज जमानी। क्या नाम दी गई थी? मरियम उज जमानी। आज की क्लास को ध्यान से समझेंगे, आराम से अपने नोट्स लेकर के बैठ जाएं। अच्छा, थम्स अप करके बताओ, साथ ही नोट्स बनाते हैं ना आप सब लोग? ऐसा बाद के लिए तो डिले नहीं कर देते हैं कि ठीक है बाद में बनाएंगे, अभी कहानी सुन लेते हैं। तो साथ साथ ही नोट्स बनाते रहा करो। और अपने नोट्स अपने तरीके से बनाएं, जैसा आपको समझ में आता हो। बहुत सुंदर राइटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत ऐसी विशेष कोई राइटिंग की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था जो भी साथी नायक बैच के कंप्लीट जीएस के नोट्स बनाएगा, इकोनॉमिक्स के भी, इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना है ना, इकोनॉमिक्स सुबह 8 बजे होती है, विनय सर कराते हैं। एसएससी के एग्जाम्स के लिए या स्टेट एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स का बहुत महत्व है। सुबह 8 बजे उनकी क्लास जरूर किया करो। तो सारे नोट्स जो साथी अच्छे से बनाएंगे और बाद में मेरे पास उनको प्रेषित करेंगे, मेरे पास भेजेंगे उसको कि भैया ये कंप्लीट नोट्स हैं, तो उनके लिए मैंने शुरू में बोला हुआ था कि उन छात्रों में से कुछ को हम देखेंगे कि उनके फ्यूचर में हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, नोट करेंगे। जहांगीर। जहांगीर कब गद्दी पर बैठा? 1605। और गद्दी पर रहा 1627 तक। ये इसका रूल पीरियड है या रीन है, इसका हम कह सकते हैं। जहांगीर लिखेंगे भाई साहब। जहांगीर का जन्म हुआ था आपका 16 नहीं, आपका 1569, नहीं 1569 एडी ये जन्म हुआ। पिता अकबर के 3 पुत्र मैंने आपको बताए थे, कौन कौन? मुराद, दानियाल। और मुराद और दानियाल अकबर के खत्म होने से पहले ही खत्म हो गए। एक ही जीवित पुत्र बचा था, इसलिए उसकी सारी जितनी भी मनमानियां थी अकबर को सब बर्दाश्त करनी पड़ती थी। पिता अकबर। अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था भाई साहब? माता, माता जोधाबाई। और ये जोधाबाई कहाँ की थी? जोधाबाई ये थी आमेर की। आमेर, जो बिहारी मल थे उनकी पुत्री थी माता। ठीक है। और जहांगीर के पुत्र लिखना। जहांगीर के पुत्र कितने का वर्णन मिलता है? यूं तो उसके बहुत सारे पुत्र हैं, शादियां भी उसने अनगिनत की। पुत्र, 4 पुत्रों का वर्णन जो मुख्य है उसमें सबसे बड़ा पुत्र जो है वो है आपका कौन? खुसरो। खुसरो।
खुसरो। और खुसरो है आपका मानबाई का पुत्र, यानी कि मानबाई और जहांगीर का, मानबाई का पुत्र। और ये मानबाई कौन है? मानबाई आपका याद रख लेना, ये मानसिंह की बहन है। यानी ये भी कहाँ से है? मानसिंह की बहन, यानी मानसिंह की जो बुआ है उनकी शादी हुई अकबर से, और मानसिंह की जो बहन है उनकी शादी हुई किससे? आपका जहांगीर के पुत्र खुसरो से। ठीक है, दूसरी बात मानबाई के पुत्र हो गए, एक बात याद रखें। और मानबाई जो है, याद रख लेना, मानबाई जहांगीर की पहली पत्नी है, जहांगीर की पहली पत्नी, फर्स्ट वाइफ ऑफ जहांगीर, फर्स्ट वाइफ ऑफ जहांगीर। दूसरे पुत्र का वर्णन, जो गद्दी संभालता है बाद में, इसका नाम है खुर्रम, गद्दी पे यही बैठेगा, खुर्रम कहें। यही खुर्रम जो है आपका, कल की क्लास में आप इसको पढ़ेंगे, शाहजहां। खुर्रम की माँ का नाम था जोधाबाई, लेकिन ये जोधाबाई आप कंफ्यूज ना होना कि क्या आमेर की, नहीं, ये जोधाबाई थी आपका कहाँ की, क्योंकि नाम तो कॉमन हो सकते हैं ना। ये जोधाबाई थी आपका उदयपुर की, उदयपुर की। ठीक है, तीसरा जो पुत्र है उसका नाम है परवेज, परवेज। ये सब हम क्या लिख रहे हैं? इनके मदर नेम है, माता, माता है इनकी, परवेज। परवेज की जो माँ का नाम है वो है साहिब ए जमाल, साहिब ए जमाल। ये भी जहांगीर की एक पत्नी थी। और चौथे पुत्र का नाम है शहरयार, शहरयार। इसको लेकर के भी सियासत होगी, हम आज की क्लास में आपको बताएंगे। शहरयार। और शहरयार की माँ के बारे में कहते हैं कि इनकी माँ एक दासी थी। दासी का मतलब जो आपका महलों में काम करती हैं, या अपने शौक के लिए, आप जानते हैं बहुत सारे जो राजा थे वो स्त्रियों का अपहरण कर लेते थे। मुगलों में बहुत सारे शासक रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनके यहाँ पर हरम चलता था। हरम का मतलब जितनी भी सुंदर लड़कियां इन सबको लगती थी कि भाई ये सुंदर लड़कियां हमारे हरम में होना चाहिए, वो इनको रखते थे वहां पर सबसे। तो वहीं हरम की एक स्त्री से पैदा हुआ है शहरयार। तो इन चार पुत्रों का वर्णन मिला। खुसरो किसका बेटा है? मानबाई का पुत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा यही है। तो मुझे बताओ, आपका जैसा कि प्रथा चली आ रही है, तो जहांगीर के बाद गद्दी पे कौन बैठना चाहिए? जहांगीर के बाद गद्दी पे कौन बैठना चाहिए? तो खुसरो बैठना चाहिए। इतना थोड़ा सा अब अतिरिक्त बातें मत किया करो। मैं तुम्हें देखता हूँ कुछ कहते हैं, सर मेरा नाम ले लो प्लीज, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप सब छोड़ दीजिए, मुक्त होके पढ़ा करो। क्लास में आओ तो एकदम से मुक्त होके, ये अन्य बातें नहीं करूंगा, सिर्फ जितनी बातें कही जा रही हैं वो सुनने योग्य है, और जो लिखने योग्य है उसको लिखूंगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, है ना। तभी आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। अगर आप एक समय पे बहुत सारे काम करेंगे तो अपने आईक्यू लेवल को घटाने का ही काम करोगे, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे भैया? हाँ, खुसरो बैठना चाहिए गद्दी पे, सब लोग कहेंगे। तो खुसरो की शादी हो गई आपका किससे? मानबाई से। ठीक है, अब ये जो मानबाई है इसको याद रख लेना कि अगर हम बात करें आपका मानबाई, ये कौन है आपका? आपका इसकी माता का नाम बताया हमने, मानबाई। तो मानबाई कौन होगी? जहांगीर की पहली पत्नी। अब जहांगीर है एक नंबर का शराबी आदमी, क्योंकि कहते हैं जहांगीर को बचपन से ही विलासिता का जीवन और शराब की आदत लग गई। अब वो इतना ज्यादा शराबी है कि उसकी आदतों से परेशान होकर के मानवाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो पूछा जाए जहांगीर की किस पत्नी ने उसकी आदतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, तो वो मानबाई ही है। याद रखना, क्या बोलोगे? इसने आत्महत्या कर ली थी। अब आपको याद रखना इसने सुसाइड क्यों किया, इसने आत्महत्या कर ली। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इससे शादी हुई थी तो इस समय इसको टाइटल दिया गया था मानबाई को, इसकी उपाधि है शाह बेगम, शाह बेगम, शाह बेगम। जहांगीर की किस पत्नी की जो उपाधि है वो शाह बेगम थी, तो वो मानबाई है। ठीक है, तो इसका जो फैमिली ट्री है वो समझ में आया। जन्म हुआ इसका पिता अकबर है, माता और इसके ये भाई हैं। ओके, अगली बात लिख लें, एक राज्याभिषेक इसका, कोरोनेशन कब हुआ? राज्याभिषेक, कोरोनेशन अकबर की मृत्यु के 9 दिन बाद हुआ था आपका। कब? 3 नवंबर 1605 को। इस जगह हुआ भैया, आगरा के किले में, आगरा के किले में।
इन द फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा के किले में। ठीक है। अब देखो, जैसे आगरा का किला आया तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है, आगरा का किला कहाँ आपका, ये तो समझ ही गए आपका आगरा का किला आगरा में ही होगा। तो आगरा का किला किसने बनवाया था, तो मैंने आपको एक बार थम्स अप करके मुझे बताना। फ्राइडे मैंने एक प्रॉमिस आप लोगों से किया है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना भी आपका स्थापत्य कला है उसको अगर हम हाथ से लिखते हैं ना तो मतलब उतना मजा नहीं आता पढ़ने में। अगर उसका पिक्चराइजेशन भी हो साइड में, और हम वहां पर बताएंगे भाई पेत्रादुरा शैली कैसी होती है, या आपका अन्य जो भी कलाएं थी उस समय पर वो किस प्रकार की होती थी, तो वो चित्र के माध्यम से बहुत अच्छा मतलब अट्रैक्टिव लगता है, उसको पढ़ने का भी मन करता है, और एक इमेज भी बनी रहती है, क्योंकि हम फिर एक तुलना कर पाएंगे कि ताजमहल है, अच्छा ये दक्षिण का ताजमहल है, इसको नकली ताजमहल क्यों कहते हैं, तो आप देख के स्ट्रक्चर को ही पता लगा पाओगे इसको, अच्छा भैया ये तो एकदम से खराब बना दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं ताजमहल की फुहड़ नकल। या आपका जैसे एतमा उद्दौला का मकबरा मैं आपको दिखाऊंगा तो वो देखोगे आप, वो छोटे ताजमहल की तरह है, तो उसको बेबी ताज क्यों कहते हैं, तो वो हमको मतलब पिक्चराइजेशन से ही समझ में आ सकता है। और फिर हम डिजिटल युग में हैं तो क्यों ना फायदा उठाया जाए, है ना। तो ये याद रख लेना, इस तरह का मतलब दिमाग में क्वेश्चन मत रखना कि आगरा का किला कैसा है, किसने बनवाया, ये सब हम आपका फ्राइडे के क्लास में करेंगे। ओके, आगे अब बात करते हैं भैया आपका जहांगीर के बारे में, जहांगीर के कैरेक्टर के बारे में। जहांगीर कैसा है, जहांगीर, इसको लिखना मत बेशक से आप। देखो जहांगीर के अगर हम शासन की बात करें तो अकबर का शासन मैंने आपको बताया कि शुरुआती दिनों में अकबर आपका जो है बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ था, हरमदल हो या उसकी प्रवृत्ति शुरुआती दिनों में किसी और प्रकार थी, लेकिन अकबर धीरे 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 क्या हुआ, जैसे जैसे वो इंटेलेक्चुअल पर्सन से मिला, विद्वान व्यक्तियों से उसकी मुलाकात हुई, तो उसके वजह से उसके जीवन में परिवर्तन आया। और मैंने आपको बताया था कि पहले उसने क्या किया आपका कि 12 महीने में से 9 महीने उसने आपका जो है वो मांस खाना बंद किया, मांसाहार को बंद किया। फिर बाद में जब उसको आपका, जब आपका हिंदू विद्वान से वो मिलते पुरुषोत्तम दास से थे, तब उन्होंने प्रण ले लिया कि भाई जो है मैं अब जो है मांसाहार नहीं करूंगा। तो इस तरह से मतलब उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए कि उसने देखा कि भाई ये दमनकारी प्रथाएं हैं, व्यक्तियों को मतलब उनके अंग काटने की सजा नहीं दी जानी चाहिए किसी को। तो बिल्कुल उसी तरह की उदारता और जनहित की भावना से जहांगीर गद्दी पर बैठा। यानी आप उसके शासन को अगर देखेंगे तो उसमें जनहित की भावनाएं थी, और उसने लगभग शासन चलाया ऐसा ही जैसा कि अकबर ने चलाया, एक उदार व्यक्ति की तरह उसने अपने शासन को चलाया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको काउंटर किया है। काउंटर क्या किया है, उस पर कहा जाता है कि जब उसने कांगड़ा कांगड़ा के मंदिर पर अटैक करवाया तो वहां पर उसने जश्न मनाया गाय को काटकर, शाहजहां ने। तो उस पे फिर ये आपका प्रश्न चिन्ह लगे कि ये तो आपका जो कट्टर इस्लामिक पक्ष के व्यक्ति हैं उस तरह की माइंड सेट का पर्सन है ये। बहुत जगह उसने वराही मंदिर में जो आपका उनकी मूर्तियों को उठा करके फेंक दिया उसने। ठीक है, और जो गुजरात के जैनी थे, यानी कि जो जैन धर्म के लोग थे, उनको नाराज होकर के गुजरात से निकलने को कह दिया। तो यानी कि ये तो सभी धर्मों का फिर आदर नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पे आप देखोगे कि वो उज्जैन के जो जदरूप गोसाई टेम्पल है वहां पे जाता था, क्योंकि उसकी वेदांत में रुचि थी जहांगीर की, तो वहां पर भी वो जाता था। 1612 का विवरण मिलता है कि आपका जहांगीर ने रक्षाबंधन को मनाया और अपने हाथ पर राखी बंधवाई थी उसने 1612 में जहांगीर ने। तो जहांगीर के बारे में कुछ विरोधाभास भी हैं, यानी कि वो कभी कभी तो ऐसा समझिए कि हम कह सकते हैं कि वो एक निरंकुश व्यक्ति की तरह शासन करने लग जाता था, या उसके निर्णय एक निरंकुश व्यक्ति की तरह दिखते हैं। लेकिन ज्यादातर उसके शासन में जो डिसीजन दिखाई देते हैं वो उदार डिसीजन दिखाई देते हैं। मतलब वो किसी छोटी चीज पर भी बहुत बड़ी सजा बोल सकता था कभी कभी, और कभी बहुत बड़े अपराध को भी माफ कर सकता था। तो इस तरह का जहांगीर का आपका कैरेक्टर रहा। थम्स अप करें, समझ में आया थोड़ा उसका कैरेक्टर किस तरह का था, तो आप कहेंगे थोड़ा भैया विरोधाभास ही है, एक मिक्स कॉन्ट्रास्ट है उसका जो कैरेक्टर है। तो उसी जहांगीर को हमको समझना है, ये तो इसका कैरेक्टर रहा। एक याद रख लेना, इसका जो जन्म हुआ था, जन्म जहांगीर का ये हुआ था कि 1569, और मैंने कहा था आमेर जब उसकी शादी हुई थी तो 1562 में हुई थी अकबर की शादी। तो 7 वर्ष तक जब उसके बच्चा नहीं हुआ तो अकबर मिन्नतें मांगने लगा सब जगह जा करके, और कहता है कि मैं जो है जब भी मेरे बच्चा होगा तो मैं जाकर के वहां पर अजमेर शरीफ में जियारत करूंगा, यानी कि पैदल जाऊंगा मैं दिल्ली से, आगरा से मैं पैदल जाऊंगा। तो कहते हैं कि भाई आपका जो आगरा में थे, आगरा में जो संत थे जिनका नाम है शेख सलीम,
तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ने पुत्र प्राप्त हुआ। यानी कि मरियम उज जमानी यानी जोधाबाई अंतिम दिनों में आपका, जब उन्होंने अकबर को जन्म दिया था तो कहाँ पर थी वो आपका, तो वो थे आपका कहाँ पर, याद रख लेना, शेख सलीम के यहाँ पर। इसीलिए उन्होंने नाम भी क्या रखा अपने पुत्र का, सलीम। और साथ में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, तो अकबर उसको बोलते भी शेखू बाबा थे, शेखू बाबा। ये अन्य नाम भी लिख लेना इधर किनारे पे, क्योंकि एक परीक्षा में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। लिखना जहांगीर के बचपन का नाम, जहांगीर के बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम ऑफ जहांगीर, बचपन का नाम क्या नाम है, सलीम। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, सुना है? तो वो सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी ही है। या जो इसको शेखू बाबा, शेखू बाबा भी इसको कहा जाता था, और अकबर इसको शेखू बाबा बोलता था। ठीक है, चाइल्डहुड नेम ऑफ जहांगीर, चाइल्डहुड नेम ऑफ जहांगीर, सलीम एंड शेखू बाबा, शेखू बाबा। अब मैंने कहा इसकी अपने भाई लाड प्यार में पला। अब लाड प्यार में तो पला था, लेकिन बाद में तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि अकबर के जब दोनों पुत्र दानियाल और मुराद खत्म हो गए, तो तब तो उसको दिखा कि भाई अकेला वारिस यही है। अब अकेला वारिस हो तो आपने देखा होगा अक्सर घरों में, बड़े घर हों और अकेला बच्चा हो तो बड़े लाड प्यार से पलता है, उसकी हर चीज मानी जाती है। तो उसी लाड प्यार का फायदा उठाया इसने, और 1599 में, 1599 में, कहीं किनारे पे लिखना, 1599 में इसके दिमाग में सनक आई कि भाई जो है मैं अब एक मतलब मुक्त जीवन जीऊंगा, मुझ पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो उस समय इसको अजमेर में पोस्टिंग मिली हुई थी, तो 1599 में ये अजमेर से इलाहाबाद भाग गया बिना अकबर को सूचना दिए। अजमेर से इलाहाबाद भाग गया, यानी कि प्रयागराज भाग गया। कहाँ भाग गया? इलाहाबाद भाग गया 1599 में। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिर अकबर को पता चलता है इस बारे में कि ये भाग चुका है, तो अकबर बहुत सारे प्रयास करता है, और यहाँ पर भेजता है अकबर किसको, इसकी हत्या करवाई थी मैंने कल बताया जहांगीर ने, तो अकबर भेजता है यहाँ पे अबुल फजल को, तो भाई जाकर के लड़के को मना के लेके आओ, लड़का थोड़ा सा हमारा हमसे रुष्ट हो गया है, हमारा बच्चा बेटा। तो वो मनाने जाता है। अब वो तो अपनी सनक में, अच्छा तुम मुझे जीने नहीं दोगे चैन से, वो भी राजकुमार है, उसने बोला इसको हटाओ रास्ते से अबुल फजल को, तो अबुल फजल की हत्या करवा दी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। और वीर सिंह बुंदेला को बाद में जब वो गद्दी पर बैठा तो उसको एक उच्च पद दिया था, मनसब बनाया था, उच्च अधिकारी बनाया उसको। अब यार अकबर सोचे यार बड़ा कमाल का आदमी है, हम तो समझाने के लिए भेज रहे हैं। मान इस समय पर अकबर बिजी था, मैंने आपको बताया था 1601 में अकबर कहाँ पर अभियान कर रहा था, असीरगढ़ में। तो ये उन दिनों की बात है। तो 15 ये बात चलती रही, 1-2 साल अकबर बिजी रहा, अपने ये अपने आराम से मुक्त जीवन जीता रहा। तो बाद में क्या है, इसको समझाया सलीमा बेगम ने। हु इज सलीमा बेगम? सलीमा बेगम बैरम खान की पत्नी, याद है सलीमा बेगम? सलीमा बेगम दरअसल में तो बाबर की पोती ही थी, और शादी कर ली थी, मैंने कहा था ना आपसे कि बैरम खां एक सिया पर्सन था, सिया था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी मुगल साम्राज्य मुगल वंशजों से यानी कि सुन्नियों से हुई, तो सुन्नी खिलाफ हो गए बैरम खान के। ठीक है, कि भाई ये व्यक्ति अपने अधिकारों को बढ़ाता जा रहा है, राज परिवार से अपने संबंध बढ़ा रहा है, याद है? तो आप कहेंगे हाँ जी, सलीमा बेगम, जिस बैरम खां के मरने के बाद में और शादी कर ली थी अकबर ने। तो वो सलीमा बेगम जो है आपका इंटेलेक्चुअल लेडी थी, एक विदुषी महिला थी। और मुगल साम्राज्य में ये कहते हैं कि उसके डिसीजंस जब कोई पेच फंसता था या राजा या मंत्री भी सलाह लेते थे तो सलीमा बेगम से सलाह लेते थे, क्योंकि सलीमा बेगम का जीवन रहा बैरम खां के साथ में। और बैरम खां मैं आपको बता ही चुका हूं कितना कूटनीतिक व्यक्ति था, यानी मुगलों को तो जो मुगल खो चुके थे वो वापस उन्होंने बैरम खां की वजह से पाया, और नहीं तो इनके तो हालात नहीं थे ना। अकबर तो छोटा बच्चा था, वो क्या वापस पाता। हुमायूं के हालात आप जानते ही हैं, तो हुमायूं भी क्यों सक्सेस हो पाया वापस, बैरम खां की वजह से। तो वो एक मतलब आपका विदुषी महिला थी, तो उस सलीमा बेगम की बड़ी इज्जत और हम कहें सम्मान था दरबार में। तो सलीमा बेगम गई, सलीमा बेगम जाकर के समझाती हैं
आपका किसको, तो सलीमा बेगम आप एक तरह से समझिए माँ ही लगी जहांगीर की, तो पत्नी तो है ही अकबर की। तो वहां पे जाके उसने समझाया कि नहीं बेटे, पिता से ऐसे नहीं आपको बर्ताव करना चाहिए, और गद्दी तो तुम्हारी है, मुक्ति रहोगे तुम अकबर, तो अब तुम जानते हो अपनी वृद्धावस्था में है, तो तुम्हें तो सब कुछ संभालना है, और इस तरह से तुम रुष्ट हो जाओगे तो बाकी सरदार जो हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, वो अकबर के करीबी हो जाएंगे, और कल से तुमसे अधिकार सारे छीन लिए जाएंगे, तब क्या होगा। तो कहते हैं उसकी समझ में चीजें आती हैं, और वो तैयार हो जाता है कि ठीक है डैडी के पास चलेंगे, और डैडी के पास चलेंगे तो वो डैडी से आकर के माफी मांगता है। अकबर ने कहा मेरे बेटे कम टू मी, उसको हक किया, गले लगाया, बोले बड़ा नालायक तो है तू, पर क्या करें, तुझसे कुछ कह नहीं सकते हम। मनी मन में बोला होगा अकबर, क्या करे, लाचार है, मैंने कहा ना उसके पुत्रों ने उसको ज्यादा परेशान किया, बाकी तो। उसने बोला ठीक है कोई नहीं, ऐसे ही तो उठाते माँ बाप की लाचारी का फायदा लोग। अब फिर थोड़े दिन रहा, बोला यार यहाँ तो ये लोग काम वाम करवाते हैं, इस जागीर को देख लो, उस जागीर को देख लो, फिर से चला गया। अब सलीमा बेगम के द्वारा इसको फिर बुलवाया गया, फिर समझाया इसको, तो कहते फाइनली जब इसकी दादी की मौत हुई, इसकी दादी कौन है, हुमायूं का दादा है, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो, तो हमीदा बानो की डेथ पर ये आया, और कहते उसके बाद फिर इसने कोई विद्रोह नहीं किया, कोई मनमानी नहीं की, और क्योंकि उस समय पे अकबर एकदम से जीर्ण अवस्था में था, तो इसको दिख गया कि अब तो शासन मैं ही चलाऊंगा, अब इधर उधर भागने से मतलब नहीं है, अब दिल्ली बादशाह होने का नंबर आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। पहला प्रयास किसके द्वारा इसको समझाने का, सलीमा बेगम, इसकी माँ के द्वारा, ऐसे समझिए, माँ का मतलब सौतेली माँ। और मृत्यु किसकी पर आया, अपनी दादी की मृत्यु पर फाइनली ये आगरा आ गया, और फिर वहां पर सेटल हो गया। शासन के बारे में मैं इसको बता चुका आप सब लोगों को कि शासन इसका लगभग क्या रहा, एक उदार शासन रहा। ठीक है, बात क्लियर है, आगे चले, आगे चले, बता दिया करो तुम मुझे, जब आराम से धीरे से समझो और सुनो। 1606, अब ये गद्दी पे बैठ चुका है 1605 में, तो 1606 में इसके पुत्र, इसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया, विद्रोह किया, विद्रोह किया। ठीक है, खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर इन 16 जहांगीर इन 1606। अब दरअसल में था क्या, अब क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं बहुत कम उम्र से शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जहांगीर, मतलब एकदम से तुम कह सकते हो नशेड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और कोई शासन वासन उसने बहुत मजबूत भी नहीं चलाया, अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो जो खुसरो है, खुसरो का मामा कौन है मुझे बताओ जरा। खुसरो की माँ है मानबाई, और मामा है मानसिंह। अब मानसिंह आप जानते हो अकबर के समय से ही आपका उनको अपॉइंट ही हुए 7,000 के मनसब पर, तो एक बड़ी सेना को लीड करते थे, तो इन्होंने भी ड्रीम देखा कि यार मेरा भांजा क्यों नहीं गद्दी पे बैठना चाहिए, तो उसको उन्होंने कान भरने शुरू किए कि यार ये जो तुम्हारे पिता है ये तो साम्राज्य खो देंगे, इनको नशे से ही फुर्सत नहीं है, तो तुमको ये साम्राज्य अपने हाथों में लेना चाहिए। प्लस में मामा की बात, और एक मिर्जा अजीज कोका था, आप जानते हैं सारे लोग, तो मिर्जा अजीज कोका वो भी साम्राज्य का एक करीबी व्यक्ति था। मिर्जा अजीज कोका के लड़की से शादी हुई थी खुसरो की, यानी मिर्जा अजीज कोका का ये दामाद था। तो उन दोनों लोगों ने एक संगठन बनाया, और कई सूबेदारों को इसमें मिलाया कि भाई हम सब जो हैं एक काम करेंगे, जहांगीर को गद्दी से हटाएंगे और खुसरो को गद्दी पे बिठाएंगे, तो एक गुट बन गया। अब उस गुट में नोट कर लेना इस चीज को, कौन कौन मैंने बताया, इसके खिलाफ एक गुट बना, तो खुसरो लिखना है यहाँ पे, खुसरो का समर्थन किसने किया था, खुसरो का समर्थन, खुसरो का जो समर्थन किया वो किया इसके मामा, मामा कौन है, मानसिंह, मानसिंह ने। इसका जो ससुर है, ससुर का क्या नाम है, ससुर का नाम है अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका, अजीज कोका, अकबर का दूध मुहा भाई, मैंने बताया था आपको, अजीज कोका। और एक था इनके साथ में अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम,
अब्दुल रहीम की जो पोस्टिंग थी वो थी आपका कहाँ पर, लाहौर में। लाहौर की सूबेदारी संभाल रहे थे, या कहीं लाहौर का दीवान था इस समय पर, लाहौर का दीवान। थर्ड वन ये हो गया। चौथा था आपका हसन बेग। हसन बेग जो कि आगरा में ही दीवान था, इसके भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। आगरा का दीवान, दीवान ऑफ आगरा। और एक आपका अर्जुन देव जी थे, अर्जुन देव जी, जिनसे इन्होंने जाकर के आशीर्वाद लिया। कौन से नंबर के गुरु थे अर्जुन देव? सिखों के पांचवे गुरु थे, पांचवे, पांचवे गुरु थे। ठीक है। तो इनसे, इन सब लोगों के सपोर्ट से इसने सोचा खुसरो ने कि भाई जहांगीर को गद्दी से हटा लेंगे हम। बहुत पूछा जाता है खुसरो ने विरोध कब किया, किस पुत्र ने विरोध किया, या खुसरो का समर्थन करने वाले कौन कौन लोग थे, उसको स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो जब ये विरोध हुआ, इसका शुरुआती समझे पहले तो इन लोगों ने तो क्या किया, जैसे ही विद्रोह हुआ तो जहांगीर को सूचना मिल गई। अब जहांगीर ने इनके विद्रोह को दबाने के लिए आपका क्या किया कि भाई एक सेना भेजी। सेना कहाँ पर भेजी? लाहौर में। क्योंकि जो खुसरो है, खुसरो के बारे में एक छोटी सी चीज लिख लेना, 1606 में, 1606 में, 1606 में रहता तो आगरा में ही था, लेकिन आगरा से ये भाग गया था, आगरा, सॉरी, आगरा से लाहौर भाग गया। कहाँ पर गया होगा? लाहौर में, अब्दुल रहीम के पास में, लाहौर भाग गया कि भाई यहाँ बैठ करके जो है कोई भी कॉन्स्पायरेसी होगी, कोई भी षड्यंत्र होगा, उसका खुलासा हो जाएगा, तो दूर चलो थोड़ा सा। अब जहांगीर को पता चल गया तो जहांगीर खुद गया, बोला इसको पकड़ो, अपने लड़के को। अब तुम समझ चुके हो, जहांगीर तो खुद ही उदंडी व्यक्ति रहा था, बोला हम भी ऐसे, हमारा लड़का भी ऐसा ही अपने मनमौजी तरीके से चलना चाहता है, इसको गिरफ्तार करो। अब जब सेनाएं दिल्ली से चली तो मानसिंह ने तो सबसे पहले माफी मांगी। दूसरे नंबर पर माफी मांगी मिर्जा अजीज कोका ने। बोला भाई साहब हम मरवा दिए, हमने तो भांजे के लिए गलत सोच लिया, भांजे को भात वात ही दे देते तो ही ठीक था, गद्दी वद्दी का तो गलत सोचा है, मामा का काम भात का है और उसका अच्छा सोचना चाहिए। माँ प्लस माँ, मामा, मामा सोच रहा हम ही मरवा दिए, तो सबसे पहले माफी मांगी। इसीलिए बंगाल में जो सूबेदारी थी मानसिंह के पास में, वो मानसिंह से छीन ली गई 1606 में, और वहां पर अपॉइंट किया गया था आपका किसको? कुतुबुद्दीन को। और कुतुबुद्दीन के नीचे अपॉइंट किया गया था अली कुली खां को, जो कि आपका शेर खान है, उनका सबका वर्णन आएगा। ठीक है। तो कहने की बात है, इसको खुसरो को इन लोगों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और दरअसल में गिरफ्तारी करने से पहले एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था, जिसको हम बोलते हैं बहरावल का वॉर। बहरावल का एक युद्ध हुआ छोटा सा। अब उस युद्ध में से भी भाग गया खुसरो, उसने कहा तुम खुश रहो, हम तो भाग जाते हैं। बोला इसको पकड़ के जरूर लाओ। इसको कैद किया गया लाहौर की सीमाओं से, और इसको जब लेके आ रहे थे तो इतना गुस्सा आया जहांगीर को इसके ऊपर, बोला इसकी आंखें फोड़ दो दोनों, अपने लड़के की आंखें फोड़वा दी दोनों। बाद में सरदारों ने समझाया, अरे चाचा कोई बात नहीं, गलती हो जाती बच्चों से, आंखें ही फुड़वा दी। बोला तो अब क्या कर सकते, इलाज कर लो। तो इसका इलाज करवाया गया फिर दोबारा से, लेकिन कहते एक आंख की थोड़ी सी ही रोशनी आई। इसको बाद में ले गया खुर्रम शाहजहां, जो गद्दी पे बैठेगा आगे, क्योंकि शाहजहां को गद्दी पे बिठाना चाहता था जहांगीर, और जहांगीर को प्रिय था। तो बाद में इसको खुर्रम ले गया दक्षिण अभियान पे, बोला भाई को मेरे साथ भेजो। अब वो मना करता नहीं था जहांगीर शाहजहां से कुछ, उसने मरवा दिया इसको, भाई नहीं। तो किसको, किसने मरवाया था खुसरो को? बताएं फटाफट से। इसके भाई ने, यानी खुर्रम ने, शाहजहां ने ही इसको मरवाया था। तो एक ही तो ये विद्रोह रहा इसके खिलाफ आपका जहांगीर के, इसको हमेशा याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या है, खुसरो ने विद्रोह किया, इसके बाद में इसके जो शासन में, देखो मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि जहांगीर, मतलब अगर हम कहें कि बहुत अच्छा शासन उसने नहीं चला, या हम कहें कि उसके समय पे बाकी लोग ही शासन में प्रमुख रहे, उनमें से सबसे प्रमुख है मेहरुन्निसा, जिसने नूरजहां गुट बनाया, और मतलब उसने अपने तरीके से शासन चलाया। अभी बात करेंगे उसी के बारे में, लिखेंगे। सबसे पहले विवरण लिखें कैसे मेहरुन्निसा आई। 1611 में, कितने वर्ष का हो गया है जहांगीर बताओ जरा? 1611 में उसकी शादी मेहरुन्निसा से हुई।
खूबसूरत मेहरुन्निसा, उसकी शादी मेहरुन्निशा, मेहरुनिशा, मेहरून नहीं, मेहरुनिशा, मेहरुनिशा, मेहरुनिशा से हुई, मेहरुनिशा से। ही मैरिड टू मेहरुनिशा इन 1611। तो आप क्या कहेंगे, इस समय पे कितने वर्ष का हो चुका है जहांगीर? 42 ईयर्स का। और नूरजहां भी कोई बच्ची नहीं है, इस समय पे 34 ईयर्स की थी। अब नूरजहां के बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो परिवार है वो मिड एशिया से आया था, ठीक है, एक व्यापारी परिवार था। और इनके जो पिता है, नूरजहां के पिता का नाम है आपका एतमाउद्दौला। तो एतमाउद्दौला जो है वो अकबर के समय पे आके शासन में प्रमुख व्यक्ति हो गए थे। धीरे 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 उनके प्रमोशंस हुए, तो अकबर के समय से वो आपका कार्यरत थे। अब अकबर के समय पे बहुत सारी कहानियां कि इसको जहांगीर पसंद करता था बहुत ज़्यादा, अकबर ने मना कर दिया इससे कि नहीं, तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। वो सब भ्रांतियां हैं, क्योंकि तुझू के जहांगीरी में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। और आपका अकबर के समकालीन, जैसे मैंने बताई, अकबरनामा या फिर आपका निजामुद्दीन अहमद की किताब थी तबकात अकबरी, उनमें कोई वर्णन नहीं मिलता है ऐसा। तो उन आधारों को जो है झूठा बता दिया गया कि भाई वो तो जो है मनगढ़ंत कहानियां हैं। कहने की बात क्या है, दरअसल में जब इसकी शादी मेहरुन्निसा से हुई, तो मेहरुन्निसा क्यों, ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं उसके ऊपर? तो मेहरुन्निसा जो थी, मेहरुन्निसा की जो पहले शादी हो चुकी थी, और इसकी पहले शादी हुई थी कहाँ पर आपका, वो हुई थी अली कुली खां से, या अली कुली बेग भी उसको बोलते हैं, अली कुली बेग, मेहरुन्निसा की पहली शादी, मेहरुन्निसा की पहले शादी हुई थी। अली कुली बेग, बहुत मैंने कहा था आपको, इसको पोस्टिंग भी मिली थी, मेवाड़ अभियान पर भी ये गया एक बार, इसने जो है एक शेर को भी मारा, तो इसको आपका शेर खां का एक टाइटल दिया गया। वो शेर खां भी इसको बोलते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, शेर खां, समझे थोड़ा सा। तो ये शेर खां जो है आपका शासन का मतलब एक करीबी व्यक्ति था। मैंने बताया 1606 में क्या हुआ, खुसरो ने विद्रोह कर दिया और मानसिंह उसका सपोर्टर था। तो मानसिंह से क्या छीन लिया गया था, बंगाल की सूबेदारी उससे छीन ली गई। किसको दे दी गई बंगाल की सूबेदारी? कुतुबुद्दीन को, ठीक है। क्या बोलेंगे, बंगाल की सूबेदारी, बंगाल की जो सूबेदारी थी 1606 में, 1606 में, मानसिंह से ले ली गई, मानसिंह से, मानसिंह से छीन ली गई, छीन ली गई। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, इसीलिए मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं। और मानसिंह की जगह, मानसिंह की जगह कौन गया था? मानसिंह की जगह गया था यहाँ पे कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन नामक एक व्यक्ति था जिसको जिम्मेदारी दी गई। और साथ में यहाँ पर एक जागीर दी गई थी बंगाल में ही, किसको? शेर खां को। अब शेर खां को जागीर तो इसलिए दी गई थी कि वो वहां पे जाके जो अफगान विद्रोह होते रहते थे, छोटे छोटे जो अफगान रिवोल्ट थे, उनका दमन कर दे। लेकिन जब उसको लगा कि भैया जागीर जो है वो मुझे मनपसंद नहीं मिली, तो कहते मनपसंद जागीर ना मिलने की वजह से उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, मुझे अफगान्स का सप्रेशन भी करना है या इनका दमन में मैं किसी भी प्रकार की रुचि रखूं। उसको लगता है ठीक है, तुमने कुछ मुझे दे दिया और मुझसे बड़े काम करवाना चाह रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट नहीं था कोई। अब जब उसको इंटरेस्ट नहीं था, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ने इसे बुलाया अपने दरबार में, बोला चाचा तुम्हें यहाँ भेजा क्यों गया था, कोई तुम्हारा मतलब क्या कर्तव्य क्या है तुम्हारे? तो उसने बताया तू नेता है ज्यादा बड़ा, तेरे लिए काम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं दिल्ली के तख्त के लिए, तेरे लिए नहीं। आज तुझे बंगाल की सूबेदार इन्होंने बना दिया, हम बनने चाहिए थे सूबेदार बंगाल के, हम डिजर्व करते, तू कौन है, हमने शेर मारा है। कहते हैं इनकी दोनों की तू मैं हो गई। और यहीं पर शेर खान ने अपनी कटार निकाली और कुतुबुद्दीन के दीप बगल में मिला के एकदम से, ये ले। अब जो कुतुबुद्दीन के बाकी सैनिक थे तो वो तो एकदम से टूट पड़े, भाई बंगाल का सूबेदार था। कहते उन्होंने शेर खान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसको कहा जाता है कि शेर खान को जहांगीर ने मरवाया।
उसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। तो इस तरह से शेर खान की मौत हुई। और जो कहानी जिन्हें बनानी होती है तो ऐसी बनाते हैं ना, यार उसको तो प्रेम हो गया था मेहरुन्निसा से, तो मेहरुन्निसा को कैसे पाए, तो मेहरुन्निसा का जो घरवाला था उसको मरवा दिया उसने। छोटी सिंपल कहानी है। नकली प्रेम कहानी गढ़ने के लिए इतनी तो सब चाहिए सिर्फ। आप कहेंगे हाँ जी। तो इस तरह से शेर खां जब मारा गया तो शेर खां के बाद में उसके परिवार को दिल्ली लाया गया, दिल्ली नहीं सॉरी, आगरा लाया गया। और आगरा में जो हरम होती थी, उस हरम में थी सलीमा बेगम, अकबर की वाइफ। तो सलीमा बेगम की सेवा में छोड़ा गया आपका किसको, उसकी सेवा में छोड़ा गया मेहरुन्निसा को, भाई तुम जो है इनकी खिदमत करो, इनकी सेवा करो तुम। तो वो सेवा करने लगी सलीमा बेगम की, और वहीं पर जाकर के उसको सलीमा बेगम उससे प्रभावित हुई। अब सलीमा बेगम तो मैंने कहा कि बहुत उनका तो प्रभाव था दरबार में, तो उनकी वजह से धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा मेहरुन्निसा का। अब मेहरुन्निसा महत्वाकांक्षी है, तो मेहरुन्निसा ने अपने परिवार को एंटर कराया। अपने परिवार को एंटर कराने का मतलब है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। मेरा भाई भी यहीं रहेगा, मेरे चाचा भी यहीं रहेंगे, मेरे ताऊ भी यहीं रहेंगे, पापा भी यहीं रहेंगे, मम्मी भी यहीं रहेंगी, सबको दरबार में बुला लिया उसने। अब जब सब लोग दरबार में आ गए तो इसी को बोलते नूर जहां गुट। अभी या फिर इसकी मेहरुन्निसा से शादी कैसे हुई, तो नवरोज का त्योहार था। प्रेम कहानी को थोड़ा महसूस कर सकते हैं आप भी। नवरोज के त्योहार पर पहली बार जहांगीर ने इसे देखा, नूर महली वस्त्र पहने हुए। इसकी अपनी डिजाइनर, मतलब ऐसा समझो तुम ये डिजाइनर थी, इसने ड्रेस पहन रखी थी नूर महली, खुद ही नाम रखा का अपनी ड्रेस का, कि भाई इसके पिता तो मैंने कहा ना अच्छे पद पर थे अकबर के टाइम से। चिकनकारी की ड्रेस पहनी हुई थी इसने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था कि नूरजहां किस प्रकार के वस्त्र पहनती थी। चिकनकारी वस्त्र इसने पहने हुए थे। अब उसका दिल आ गया, पहली नजर का प्यार, हमने तुमको देखा और तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तो जहांगीर ने तो भैया ऐसा बोल दिया कि शादी तो इसी से करनी है, और फिर इससे शादी कर ली। मतलब पहले सलीमा बेगम की सेवा में आई, वहां नवरोज में देखा किसने, जहांगीर ने, और जहांगीर ने फिर शादी कर ली इससे, क्योंकि जहांगीर शासक है। तो इसने भी ठीक बोला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 34 ईयर्स की एज में इसकी शादी हुई थी मेहरुन्निसा की। इसके पिता, इसके पिता का नाम क्या है, पिता का नाम है, लिख लीजिए कभी, ऐसे कंफ्यूज होने वाली चीज है नहीं कोई। मेहरुन्निसा, पहले इसको छोटा शब्द लिख लें इसका। तो जब इससे इसने शादी की, खूबसूरत तो थी ही, तो इसको जहांगीर ने कहा तुम नूर जहां हो, नूर ए जहां, पूरे जहां की रोशनी, तुम नूर महल हो, इस महल की रोशनी हो। प्रेम में आदमी थोड़ा हो ही जाता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता ही है। नूर जहां, नूर जहां, और नूर महल, पूरी दुनिया की रोशनी इसको बता रहा है। सूरज चंदा सब इसको फीके लग रहे हैं कि तुम हो नूर जहां। तो यहाँ पे लिखना, क्योंकि मेहरुन्निसा एक बड़ा नाम हो जाएगा, तो लिखें नूर जहां के पिता। ये इसका कोई नाम नहीं है, याद रखेंगे टाइटल है इसका। नूर जहां का पिता जो था उसका नाम है एतमा उद्दौला, एतमात उद्दौला। ठीक है। नूरजहां का भाई, नूरजहां के भाई का नाम है आपका, उसका नाम था आसफ खान, आसफ खान। ये इसका गुट बनेगा एक। नूरजहां की माँ, नूरजहां की माँ, उसका नाम है असमत बेगम, असमत बेगम। अब जहांगीर तो दीवाना हो चुका है, और दीवाने आदमी के डिसीजंस तो तुम्हें पता ही है कैसे रहते हैं। आप ये समझिए कि नूरजहां की स्थिति इन दिनों पर यह थी कि नूरजहां के नाम के सिक्के ढाले जाते थे। डायलॉग है ना, अगर होती मेरे पास एक दिन की भी बादशाहत तो तुम्हारे नाम के सिक्के मेरी सल्तनत में चलते। वो जहांगीर ने करके दिखाया। उसने कहा भैया इनके नाम के भी सिक्के जाएंगे। जितने भी आदेश पत्र होते थे उन सभी आदेश पत्रों पर नाम होता था आपका, मतलब जो ऑर्डर जारी होंगे तो वो सारे के सारे ऑर्डर जारी होते थे नूरजहां के नाम से, लिखा होता था नूरजहां बेगम बादशाह।
तो इतना उसका प्रभाव हो गया। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं था जो बगैर नूरजहां के हो पाए। तो नूरजहां की महत्वाकांक्षाएं यहां पर बढ़ी। तो नूरजहां की जब महत्वाकांक्षाएं यहां पर बढ़ी तो उसने एक ड्रीम देखा, और वो ड्रीम था उसका, क्योंकि जो शेर खां है, अली कुली खां, शेर खां और मेहरुन्निसा की एक बेटी थी। तो लिख लेना यहीं कहीं किनारे पे, आप अपनी कॉपी में लिखें। शेर खां और नूरजहां की बेटी का नाम था लाड मलिका। तो ये चाहती थी कि भाई लाड मलिका की शादी हो खुसरो से। ठीक है, खुसरो से। लेकिन खुसरो की स्थिति उसके समय पर ये बोला गया कि भाई खुसरो की तो ये स्थिति नहीं है, उसको तो बाद में मरवा दिया गया था, अंधे आदमी, तुम इसको क्यों बिठाओ। उन्होंने कहा देखो जहांगीर पक्ष में है शाहजहां को गद्दी पर बिठाने के, तुम लाड मलिका की शादी करवाओ शाहजहां से, खुर्रम से। खुर्रम माना नहीं इस बात के लिए। तो तब उसकी मजबूरी हो गई कि, क्योंकि वो चाहती थी कि राज परिवार की किसी स्त्री से पैदा पुत्र से उसकी शादी हो, लेकिन बाद में मजबूरी ये बन गई, जब कोई और तैयार नहीं हुआ तो शहरयार से शादी कर दी गई। शहरयार। लेकिन शहरयार की जो माँ थी वो तो राज परिवार से नहीं थी, उसको तो कहा जाता वो जहांगीर की एक आपका रखेल, ये कहा गया कि जहांगीर की रखेल से उत्पन्न पुत्र से मेहरुन्निसा ने अपनी बेटी लाड मलिका की शादी करा दी। अब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कैसे भी करके अपने दामाद शहरयार को गद्दी पे बिठाना है, शहरयार गद्दी पे बैठना चाहिए। लेकिन जहांगीर किसको गद्दी पे बिठाना चाहता है? खुर्रम को। तो कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे नहीं होंगे? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होंगे। तो सबसे पहले तो इसने सोचा कि भाई इस खुर्रम को ही अपने ग्रुप में ले लो। तो जो खुर्रम को इसने अपने ग्रुप में लिया, इसको बोलते हैं चौथा खुर्रम। खुर्रम इसका बेटा तो है नहीं, लेकिन भाई सौतेली माँ तो उसकी है। इस गुट को कहा जाता है नूरजहां गुट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नूरजहां गुट में कौन कौन था। नूरजहां गुट, नूरजहां गुट, ये नूरजहां गुट है आपका, जिसमें क्या हुआ आपका कि भाई इन सब ने एक कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसकी माँ और इसके पिता इसको समझाते थे कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम जो इस तरह की चालाकियां कर रही हो एक दिन तुम मारी जाओगी। इसने कहा ठीक है कोई नहीं देख लेंगे। तो कहते वो तो इसको थोड़ा कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन 1621 और 1622 में इसके माता और पिता दोनों की मौत हो गई, यानी इसको समझाने वाले दोनों लोग एक्सपायर हो गए। और 1620 वो समय है जब जहांगीर की तबीयत खराब रहने लगी। जहांगीर आराम से लेट रहता है ऐसे, कहता यार हमने तो बादशाहत नूरजहां को दे दी है, मतलब इतने कंफर्ट में, इतने आराम में। और नूरजहां शासन कर रही थी, जो झरोका दर्शन होता था इसमें राजा जाता था दर्शन देने जनता को, उसमें नूरजहां कहते हैं आपका जहांगीर से भी आगे होती। तो इस समय पे एक तो 1620 में उसकी तबीयत खराब हुई, और वो अपना मतलब ऐसा सोचता यार बोला आराम नहीं लग रहा तबीयत को, थोड़ा हमें थोड़े दिन कश्मीर ही लिटा लाओ, कश्मीर की आबो हवा में शायद हम ठीक हो जाए। उसको ठीक ही नहीं होता था, कहीं कहीं भी ले जाओ वो बीमार का बीमार ही रहा। और अंत में मतलब यार खराब हो चुका था ना, लीवर वीवर सब डैमेज हो चुके हैं, इतनी शराब पिएगा आदमी तो ठीक कहाँ से हो। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? दो चीजें। एक तो मैंने बताया 1621 में उसकी जो माँ थी अस्मत बेगम, अस्मत बेगम की डेथ हो गई। तो जो थोड़ी बहुत उसको जो कंट्रोलिंग पावर्स थी वो भी खत्म हो गई। 1622 सॉरी, यहाँ पे एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला की डेथ हो गई। एतमाउद्दौला की डेथ, अब जब इन दोनों की डेथ होगी तो उसको समझाने वाला कोई नहीं रहा। ठीक है, अब जब इसको समझाने वाला कोई नहीं रहा तो यहाँ पे इसने एक चालिया की और कही, जो खुर्रम है, खुर्रम की शादी, खुर्रम यानी शाहजहां की शादी हुई थी, कल भी हम इसको बताएंगे आपको, अर्जुमंद बानो बेगम से। और ये अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? ये शादी भी कराई है खुद नूरजहां ने। अर्जुमंद बानो बेगम, लंबी प्लानिंग से चल रही है वो, अर्जुमंद बानो बेगम से। ठीक है, अब अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? इसके भाई आसफ खां की लड़की है, यानी कौन हुई? नूरजहां की भतीजी हुई। भाई भाई की लड़की कौन हुई? भतीजी हुई ना। इसकी बेटी है, याद रखना, कहीं लिख लेना इसमें किनारे पे आगे, आसफ खां की बेटी है। आसफ खां को इसने टाइटल दिलाया था खान ए सामा, जहांगीर के टाइम पर ही। जहांगीर के टाइम पे खान ए सामा का टाइटल किसको मिला था?
खानेसामा, ठीक है। असमत बेगम जानी जाती है उस समय पे दुनिया में। देखो भारत में इत्र तो निकलता था, लेकिन गुलाब से इत्र नहीं निकलता था। तो रेसिपी फॉर परफ्यूम फ्रॉम रोज, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किसने किया? गुलाब से इत्र, ये इसकी माँ का ये याद है। गुलाब से इत्र, परफ्यूम फ्रॉम रोज, परफ्यूम फ्रॉम रोज। एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला का साथी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से बनवाया मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, कौन बताएगा? ये मैं आपको फ्राइडे की क्लास में बताऊंगा सब पिक्चराइजेशन के साथ में कि भाई क्या क्या इसमें है। एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? ये आगरा में, आगरा में। इसी को बोलते हैं बेबी ताज, बेबी ताज। और ये भारत की पहली ऐसी इमारत भी है जिसमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। यानी ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाएगा बाद में, तो ताजमहल से भी पहले जो व्हाइट मार्बल है, सफेद संगमरमर का इस्तेमाल इसमें हो चुका था। ताजमहल में जो शैली इस्तेमाल हुई है पित्रादुरा, पूछा जाता ताजमहल में कौन सी शैली, मतलब उसकी दीवारों को जो सजाया गया, जो वहां पर उसको कार्नेट किया गया, अलंकरण हुआ उसका, वो हुआ है पित्रादुरा शैली से। तो वो पित्रादुरा शैली सबसे पहले किसमें, इसी में इस्तेमाल हुई थी। तो ये हम फ्राइडे वाली क्लास में बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। बात क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये क्या है, इसका फैमिली ट्री है, और इस फैमिली को इसने जो है बहुत मजबूत किया। और इस मजबूत करने के बाद में आपका क्या हुआ कि ये आपका, मैंने कहा कि कमान संभालने ही लगी। जहांगीर एकदम से कमजोर हो गया था, लेकिन खुर्रम को इस बात का अंदेशा हो गया था कि भाई ये जो है राजा बनाना चाहती है इसको, शहरयार को। तो इसीलिए फिर इनके गुट से सबसे पहले खुर्रम अलग हुआ। तो बाकी तो नहीं अलग होंगे, ना भाई ना माता पिता, उनकी तो डेथ ही हो गई। तो भाई इसका साथी रहा, और इसके गुट से अलग हुआ कौन? देखो फंसेगी कहां पर नूरजहां। नूरजहां फंसी इस बात पर क्योंकि वो क्या सोच रही थी कि शाहजहां की शादी करवा दूं अपनी भतीजी से। तो किसका दामाद हो गया खुर्रम? तो खुर्रम अभी दामाद हो चुका है आसफ खान का। और उधर नूरजहां सपने किसके लिए देख रही है? लार्ड मलिका के पति शहरयार के लिए, यानी वो अपने दामाद के लिए सपना देख रही है। तो भाई साहब, क्या आसफ खान अपने दामाद के लिए सपना नहीं देखेगा? उसका भी तो दामाद है। और वहां पर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बहुत सारे सरदार इस बात को जानते हैं कि जहांगीर शासक बनाना चाहता है खुर्रम अर्थात शाहजहां को, तो पलड़ा किसका मजबूत हो जाएगा? और यही भूल भारी पड़ गई नूरजहां को, जो शादी करवाई है उसने। वो सोच रही थी मेरा कंट्रोल में रहेगा भाई आसफ खां, लेकिन आसफ खां का लालच जाग गया। स्वार्थ कब किसका जाग जाए? दुनिया में सारे लोग ऐसे थोड़ी हैं कि भाई जो अभी शब्द कहे हैं उनको उनको आजीवन निभाएंगे। तो उसको लगा कि भाई बेटर चॉइस ये है, तो उसने पाला बदल लिया। तो बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसमें इस समय पे आपका जहांगीर का सबसे करीबी व्यक्ति था महाबत खान। 1626 याद रखना। 1626 में महावत खान ने देखा कि भी ये दरबार में चल क्या रहा है, सब कुछ तो नूरजहां कंट्रोल कर रही है। महावत खान ने विद्रोह किया, विद्रोह किया। इसने बोला चाचा जहांगीर तुम भी किसी काम के नहीं निकले। महावत खान ने विद्रोह किया। महावत, महावत खान और रिवोल्टेड इन, पूछा जाता है ईयर इसका 1627। जहांगीर के समय पर महावत खान ने किस वर्ष में विद्रोह किया? 1626 में। अब वो क्या करता है कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो उसने जहांगीर को ही कैद कर लिया। अब एक मजबूत कमांडर था उस समय का, एक अच्छा सेनापति था, और काफी दिन तक इसने जहांगीर को अपनी कैद में रखा। ये समझ गया कि भाई ये तो नूरजहां तो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगी। और बाद में नूरजहां ने जब इसके खिलाफ कार्यवाही की, तो यही वो मौका है जब उसने बताया खुर्रम को, यानी शाहजहां को बताया कि भाई ये तो शहरयार को शासक बनाना चाहती है, तुम्हारे भाई को तुम्हारी गद्दी पे तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। तो ये गुट फिर बना कैसे? आपका खुर्रम किसके पक्ष में हो गया? वो भी हो गया महाबत खान के पक्ष में। और प्लस में इसका जो ससुर था आशफ खान, यानी नूरजहां का भाई, वो भी पहुंच गया महाबत खान के साथ में।
तो उनका जो गुट है वो एक मजबूत गुट हो गया, क्योंकि एक बेहतर कमांडर थे उस समय के दोनों। और नूरजहां इसमें कहते हैं अकेली पड़ गई, शहरयार बहुत बड़ी शक्ति नहीं था, और फिर उन्होंने कैद कर लिया नूरजहां को उल्टा। नूरजहां कैद में ही रही थी बाद में बहुत समय तक, 1645 में उसकी डेथ हुई, 1645 में। तो 1626 में महाबत खान ने विद्रोह किया था, याद रख लेना, महाबत खान, सॉरी महावत खान लिख लेना कहीं किनारे पे। बाद में शाहजहां से मिल गया था, यानी खुर्रम लिखें या शाहजहां लिखें, शाहजहां से मिल गया था। इनकी ट्रीटी किससे हो गई, मिल गया था। याद रखेंगे छोटी सी बात को, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। महरुनिसा का चैप्टर क्लोज हो गया, 1626 1627 तक वो गद्दी पर ही रहा, 1627 उसका अंतिम समय है। अब अंतिम समय में मैंने एक कहानी कल आपको बताई थी कि महाराणा प्रताप जी की डेथ कब हुई थी, बताओ एक बार। तो आप कहेंगे 1597 में। और महाराणा प्रताप जी की डेथ के बाद में गद्दी पे कौन बैठे थे, अमर सिंह बैठे थे। अमर सिंह, मैंने कहा था कि उन्होंने वापस उन्हीं क्षेत्रों को पाया और उन्होंने भी संघर्ष किया। तो जहांगीर और मेवाड़ का संघर्ष इस समय भी था, जहांगीर के शासनकाल में संघर्ष था। और उस संघर्ष के लिए जहांगीर ने भी अपॉइंट किया था किसको, खुर्रम को, जो उसका पुत्र है खुर्रम। परवेज को भी भेजा था उसने उधर कि भाई जा करके तुम मेवाड़ पे कंट्रोल करो। और मतलब बहुत बार युद्ध हुए, कभी तो ऐसा हो कि परवेज कामयाब हो जाए, कभी ऐसा हो कि अमर सिंह अपने क्षेत्र को वापस पाले। तो जब से गद्दी पे बैठा तब से ये प्रयास चलते रहे निरंतर। और इन प्रयासों के अंततः कहते हैं कि बहुत सारे सरदारों के कहने से 1615 में एक संधि हुई। तो कभी भी पूछे मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि कब हुई थी, तो 1615 में। क्या बोलेंगे, मुगल और मेवाड़ संधि, मुगल और मेवाड़ संधि। ये मैं आपको इस समय पे बता रहा हूँ कि ये विद्रोह हो गया तो और क्या स्थितियां चल रही थी, अहमदनगर के बारे में भी जिक्र करेंगे। मेवाड़ संधि ये 1615 में हुई, लेकिन ये गौरवपूर्ण संधि है, बहुत गौरवपूर्ण संधि, क्योंकि यहाँ पे अमर सिंह जी ने ये कहा कि एक तो हम मुगलों से विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे, पहली चीज गौर करना थोड़ा, क्या करेंगे, मुगलों से विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने, जहांगीर ने ये सोचा था कि ये आकर के आपका आगरा दरबार में आएंगे, आपका अमर सिंह। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरा पुत्र आ जाएगा कर्ण, लेकिन मेरे पुत्र कर्ण को सम्मान दिया जाएगा। तो जहांगीर ने अपने दाईं तरफ बिठाया, दाहिनी तरफ का सिंहासन दिया, यानी जब कभी भी सभा होगी और करण सिंह जो अमर सिंह के पुत्र वो आएंगे तो दाहिनी तरफ बैठेंगे। थर्ड वन, जो चित्तौड़, जिसके लिए इतने समय से संघर्ष चल रहा था, वो चित्तौड़ वापस सौंप दिया गया अमर सिंह जी कि भाई साहब आपकी ये जो आपका क्षेत्र है ये आपको दिया जाता है। तो मुगलों ने किसी और को इतना सम्मान नहीं दिया, या पूरे अगर हम कहें तो उससे ज्यादा सम्मान किसी को नहीं दिया गया। इतनी सम्मानजनक संधि ये रही। ये वापस क्षेत्र दिया गया सारा सम्मानपूर्ण, और चित्तौड़गढ़ का किला दिया गया। हाँ, एक छोटी चीज और कही गई कि चित्तौड़गढ़ के किले को सुदृढ़ नहीं करोगे आप, यानी ऐसा नहीं होगा कल को मजबूत करके वापस फिर हम पे युद्ध कर दो। हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और उस दोस्ती के हाथ में हम तुमको ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। अब जब ज्यादा सम्मान मिल रहा है और कोई नुकसान भी नहीं है तो ठीक है। तो इस तरह से वो संधि आपका हस्ताक्षरित हुई थी 1615 में। एक इसके समय पे आपका अहमदनगर, थोड़े समय बाद अहमदनगर से संधि हुई, अहमदनगर से संधि, अहमदनगर से संधि वो हुई कब, आपका 1617 में, 1617 में। ये बातें आपको याद रखनी, ठीक है। अब आते हैं जहांगीर पर, अन्य चीजें क्या है। जहांगीर एक कहते हैं न्यायप्रिय शासक था, मैंने कहा था ना छोटी चीजों के लिए कठोर दंड भी दे देता था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई आगरा में, सोने की बनी थी, 60 घंटियां थी इसमें, जंजीर बनवाई, इसको कोई भी बजाएगा और न्याय पालेगा। बनवाई किसके लिए, कहाँ पर, आगरा में, आगरा में इसको बनवाया था उसने, न्याय की जंजीर। क्या बोलेंगे इसको, न्याय की जंजीर को, चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर established a chain of justice, chain of justice
इन आगरा। किस चीज की बनी हुई थी? सोने की बनी हुई थी। 60 घंटियां थी इसमें, याद रख लेना। जहांगीर ने ही, बड़ी जबरदस्त कहानी है, इसको जरूर सुन। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के अधिकार दिए। अच्छा, कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटी की क्लासेस सारी की हैं? व्यापार के लिए अधिकार दिए, सबने किए हैं पॉलिटिक क्लासेस। वहां पर मैंने जिक्र किया था, आप सबको याद हो तो, जहांगीर के बारे में कहानी मैंने आपको सुनाई थी उस समय पर भी। व्यापार के लिए अधिकार दिए। छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जहांगीर से लिख सकते हैं, जहांगीर हु गेव राइट्स, हु गेव राइट्स टू ब्रिटिशियर्स फॉर ट्रेड। अंग्रेजों को उसने व्यापार के अधिकार दिए। अब क्या उसने व्यापार के अधिकार यूं ही दे दिए? तो व्यापार के अधिकार कोई मांगने आया होगा, क्या कारण रहे उसके? बहुत बढ़िया, सन 1600 में हुई। तो एक कॉमन सी बात है, आपको पता होना चाहिए 1600 में कौन है बादशाह, 1600 में कौन था? तो अकबर था। तो कभी भी पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, हालांकि मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्यों आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या उसका विजन इंडिया ही था या कुछ और था, कैसे फिर उन्होंने भारत में शासन किया, उस समय भारत की व्यवस्थाएं क्या रहीं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो इसके समय पे आया, लिखना, नोट करना, जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज। जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज, कौन आया था सबसे पहले? उसका नाम सोचें जरा। अंग्रेज। द ब्रिटिश हु केम इन द टाइम ऑफ जहांगीर, हु केम इन द टाइम ऑफ जहांगीर, इन टाइम ऑफ जहांगीर, जहांगीर। तो तीन मतलब बहुत पहले से अंग्रेज व्यापार करना चाह रहे थे। उसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से जानेंगे उस बात को उस समय पर। अभी आपके जानने की बात यह है कि अंग्रेज जो लालायित थे, क्योंकि आपका जो वर्ष कहा जाता है 1577 में, एक आपका जो फ्रांसीसी अ, एक व्यापारी ने जब अंग्रेजों से सौदा किया आपका लौंग और जायफल का, अब वो प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता था, वो मीट वगैरह को या बहुत सारी चीज़ों को सुरक्षित रखते थे, तो उनको अपनी यात्रा से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। अब चूंकि व्यापारी तो आप जानते हैं, 1498 में 20 मई को, दो डेट कही जाती है आपका वास्को डी गामा के आने की, 17 मई और 20 मई, दोनों पे कॉन्ट्राडिक्शन है, कहीं 17 मई मिलेगा, कहीं 20 मई आपको मिलेगा। तो वो 1498 में आया, और उसके बाद में आपका वेस्ट से बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वो इंडिया आने लगे थे। ये तो सब जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया आपको पॉलिटी में, इसलिए मैं पूछ। तो जब वो लोग आने लगे भारत, तो व्यापार की प्रतिस्पर्धा हो गई सब लोगों में, यानी कि कंपटीशन बढ़ गया। और कंपटीशन हो गया तो अंग्रेजों को भी ये लगता था कि भाई हमको भी इसमें शामिल होना चाहिए, हमको भी पूर्व के देशों में व्यापार करना चाहिए। ठीक है, जो स्पाइस आइलैंड है उस पर आपका उनका भी सपना था कि भाई हमारा ट्रेड वहाँ से हो। तो जब वो भारत आए तो उसमें सबसे प्रमुख रहे, पहले के तो उनके अभियान सारे असफल रहे, सबसे प्रमुख रहा जो उन्होंने 3 जहाज भेजे। 3 जहाज इस समय पर, वो 3 जहाज थे अंग्रेजों के। एक तो रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन। एक जहाज था उनका कॉन्सेंट, और एक जहाज था उनका तीसरा आपका, तीसरे जहाज का नाम था हेक्टर। इसी हेक्टर जहाज पर, इसी हेक्टर जहाज पर सवार था आपका कौन? हॉकिंस। इसका कैप्टन है वो हेक्टर का। तो इसके समय पे जो पहला आया, आगे लिख सकते हैं ना, नंबर 1 पे आता है, उसका नाम है हॉकिंस। और किसकी तरफ से आया? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों की मोनोपोली दे दी, एकाधिकार दे दिया कि भाई ब्रिटेन की तरफ से अकेली ये कंपनी व्यापार करेगी भारत के साथ में, और कोई नहीं करेगी। तो उनको 1600 से लेकर के 1615 तक के अधिकार मिले थे शुरू में। अब वो क्या है आपका, चल दिया यहाँ से। हॉकिंस आया 3 जहाजों में, जो हेक्टर जहाज है उसके साथ में एक व्यक्ति और था लीडर, उसका नाम है किलिंग। इसके साथ में कौन था? हॉकिंस। पहले समझे इसको, हॉकिंस कब आया?
तो हॉकिंस जो सबसे पहले पहुंचा सूरत, और सूरत पहुंचता है वो